सो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ए स्टार बी इनवर्स विच इज इक्वल्स टू बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। ओके, तो यहाँ दो एलिमेंट, अगर आपको तीन एलिमेंट दिया हुआ है, लेट सपोज इस तरीके से इक्वेशन लिखिए ए स्टार बी स्टार सी का इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ ए स्टार बी में तो क्या किया था, फ्लिप करके इस तरीके से लिख देंगे, यहाँ हम क्या करेंगे इस तरीके से लिख देंगे सी इनवर्स स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। ओके, यहाँ लेफ्ट टू राइट है, इसको राइट टू लेफ्ट इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको प्रूफ किस तरीके से करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए क्या है, ये हमें ऑलरेडी पता है कि ए स्टार ए इनवर्स क्या होता है, ई होता है। तो सिंपली क्या करेंगे, ए ले लेंगे और ए इनवर्स उसको अगर हम बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमें ई मिलना चाहिए। तो ए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए स्टार बी, और इसका इनवर्स क्या है बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, ये ई हमें मिलना चाहिए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते चले जाएंगे, एट द एंड हमें मिल गया, तो इसका मतलब ये क्या है, देखो ये ए है और ये ए इनवर्स है, देखो इसका इनवर्स ही तो ये आ रहा है, तो इसको अगर हम इस तरीके से लिख देंगे तो इसकी वैल्यू ई आनी चाहिए। तो अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके हम ई तक पहुंच रहे हैं, तो बी स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। ओके, तो ये ग्रुप की प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ग्रुप जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो ब्रैकेट को हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर हमने इस ब्रैकेट को इसके साथ एसोसिएट कर दिया तो क्या आ जाएगा, ए स्टार बी इनवर्स क्या हो जाएगा ई स्टार ए इनवर्स विच इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या हो जाएगा ए स्टार इज ए स्टार ए इनवर्स विच इज इक्वल्स टू ई। ओके, लेकिन अगर इसको हम फ्लिप कर दें, लेट सपोज कि अगर यही होता कि अगर किसी ने ये लिख दिया कि भाई अच्छा ए स्टार बी का इनवर्स जो है वो ए इनवर्स स्टार बी इनवर्स, अगर ऐसा लिख दें तो क्या इससे होगा, नहीं होगा। देखो क्योंकि इसकी जगह पे हमें क्या लिखना होगा, ए इनवर्स, और इधर लिखना होगा बी इनवर्स। तो यहाँ क्या है ए स्टार बी, इधर क्या हो जाएगा ए इनवर्स, और यहाँ क्या हो जाएगा बी इनवर्स। तो अब देखो यहाँ ब्रैकेट हमने ऐसे लिया था। ओके, तो अब देखो यहाँ ए स्टार बी है और यहाँ ए इनवर्स स्टार बी इनवर्स दिया हुआ है, तो इसको हम किसी के साथ कंबाइन करके हम आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में आपको जो अबेलियन ग्रुप दिया होता है, यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अभी जो हम लोगों ने पिछला जो डिस्कशन देखा उसमें ई मिल जा रहा है, लेकिन अगर हमने क्या किया ए इनवर्स बी इनवर्स, देखो दिखने में तो लग रहा है कि अच्छा ए स्टार बी का इनवर्स ए इनवर्स स्टार बी इनवर्स आना चाहिए, पर होता ये है, लेकिन हमने ये एज्यूम ले लिया कि अच्छा यही वैल्यू आ रही है। तो हमें क्या करना, चेक करना होगा वही सेम इस तरीके से कि ये आपका ई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन ग्रुप में तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया कि अच्छा ये जो है वो आपका अबेलियन ग्रुप है, तो अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो कम्यूटेटिव होता है। तो अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, आपस में फ्लिप कर सकते हैं। तो लेट सपोज हमने इसको फ्लिप कर दिया तो क्या आ जाएगा, ए स्टार बी को हमने उधर लिख दिया और ए इनवर्स इधर लिख दिया, ए इनवर्स इधर आ गया, बी स्टार बी इनवर्स ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि अबेलियन ग्रुप में क्या होता है ए स्टार बी विच इज इक्वल्स टू बी स्टार, ये दोनों सेम ही होता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, किसी भी ऑर्डर में हम लिख सकते हैं। अबेलियन ग्रुप के डेफिनेशन हम लोगों ने डिस्कस किया होता है ये चीज़। तो इसको इसके साथ एसोसिएट कर दिया और इसको इसके साथ, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी ई स्टार ई विच इज इक्वल्स टू ई। तो ये अबेलियन ग्रुप के केस में हो सकता है, लेकिन ग्रुप के केस में नहीं होगा, ग्रुप में हमेशा यही आएगा। ओके, ये तो एक सिंपल सा प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड लिख दिए। दूसरा, अगर हम ये फॉर्मूला ही डिराइव करना चाह रहे हैं कि इसका इनवर्स यही आना चाहिए, तो क्या करेंगे, ए स्टार बी इनवर्स क्या आना चाहिए, ई। देखो इसका और इसका, ये इसका इनवर्स इस तरीके से लिखेंगे विच इज इक्वल्स टू ई आना चाहिए। तो हम इससे कैसे डिराइव कर सकते हैं, ये आपका, तो देखो इधर हम ऐसे लिख सकते हैं ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी स्टार इनवर्स विच इज इक्वल्स टू ए इनवर्स स्टार ई, ऐसा लिख सकते हैं कि हमने क्या किया, ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फाइन, तो ए स्टार ए इनवर्स स्टार ए क्या होता है, ये भी आपका ई होता है, और ई स्टार बी डायरेक्टली हम लिख रहे हैं, ई स्टार बी क्या हो जाएगा बी, तो बी स्टार ए स्टार बी होल इनवर्स विच इज इक्वल्स टू ए इनवर्स स्टार ई होता है, सॉरी ए इनवर्स होता है। तो अब यहाँ क्या है, अगर हम इसको इस तरीके से लिख दे बी इनवर्स स्टार बी, यानी तो हमने क्या किया, बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इधर अगर हमने ये क्या है आपका लेफ्ट मोस्ट पे लिखा है, तो इधर भी लेफ्ट मोस्ट पे ही आएगा बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। तो इधर से क्या हो जाएगा आपका ई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई स्टार दिस विच इज इक्वल्स टू दिस, तो ए स्टार बी का होल इनवर्स विच इज इक्वल्स टू बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। आ गया हमारा भाई जो हम डिस्कस कर रहे थे।
तो ये क्या होगा, ए स्टार बी इनवर्स विच इज इक्वल्स टू बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स ग्रुप के केस में होगा। ये हमने जो कंफ्यूज नहीं होनी, ये हमने अबेलियन ग्रुप के बारे में डिस्कस किया हुआ। पहले हमने ग्रुप का डिस्कस किया कि अच्छा ग्रुप के केस में क्या आ रहा है, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। लेकिन अगर किसी ने क्वेश्चन में ये मेंशन कर दिया कि भाई अच्छा चलो ठीक है, हम ये जो एजम्पशन ले रहे हैं ये आपका अबेलियन ग्रुप है, तो अबेलियन ग्रुप क्या करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो अगर कहीं कम्यूटेटिव में लिखा हुआ ए स्टार बी तो हम उसको इंटरचेंज यानी फ्लिप कर सकते हैं, तो बी स्टार ए ले सकते हैं। तो ये हो गई हमारी 6th प्रॉपर्टी। सो अब देखते हैं 7th प्रॉपर्टी। तो 7th प्रॉपर्टी क्या है, द इक्वेशन ए एक्स विच इज इक्वल्स टू बी एंड वाई ए विच इज इक्वल्स टू बी हैव यूनिक सोल्यूशन। ओके, और ये हम ग्रुप के ही अंडर में, क्योंकि हम सारी प्रॉपर्टी जो डिस्कस कर रहे हैं वो ग्रुप की है। तो ग्रुप में अगर इस तरीके से आपको कोई इक्वेशन दिया हुआ तो उसके यूनिक सोल्यूशन ही आएंगे। कैसे आएंगे, क्या करते हैं, सोल्यूशन ही फाइंड आउट कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमने अगर इसकी बात की ए एक्स विच इज इक्वल्स टू बी, तो इसमें किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, अभी इस तरह की प्रॉब्लम भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर इसमें सॉल्व करना है तो क्या एक्स की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो सिंपली क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ए इनवर्स से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ए इनवर्स ए स्टार एक्स विच इज इक्वल्स टू ए इनवर्स स्टार बी। ओके, ये हो जाए। अगर कहीं ए एक्स विच इज इक्वल्स टू बी लिखा है तो इसका मतलब इसके बीच में बाइनरी ऑपरेशन। देखो अगर कहीं इस तरीके से आपको लिखा हुआ है ए बी, तो ए बी का मतलब बेसिकली क्या है, ए स्टार बी। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हो सकता है कि क्वेश्चन में इस तरीके से भी दे ए बी, तो ए बी का मतलब ए स्टार बी है। फाइन, तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ई, तो ई स्टार एक्स विच इज इक्वल्स टू ए इनवर्स स्टार बी। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपका, ए इनवर्स स्टार बी। तो अब x की वैल्यू क्या यहाँ पे मल्टीपल हो सकती है, यानी x की वैल्यू क्या हमें मल्टीपल सोल्यूशन मिल सकते हैं। देखते हैं हम कैसे, इसमें कैसे यूनिक आएगा, क्योंकि x की वैल्यू तो हो सकता है 3-4 भी हो सकती है, लेकिन इसका हमें प्रूफ करना है कि ये आपका यूनिक होता है। तो यहाँ पे क्या आपका a इनवर्स, तो a इनवर्स का मतलब क्या हुआ कि ग्रुप में किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का अगर हम इनवर्स कैलकुलेट करेंगे तो वो हमेशा यूनिक आएगा। ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर इसकी वैल्यू यूनिक आएगी और हर एक एलिमेंट के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करता है ग्रुप में, और जो इनवर्स आएगा वो क्या होगा, यूनिक आएगा। तो ए इनवर्स तो यूनिक हो गया। और ये क्या है आपका स्टार क्या है आपका बाइनरी ऑपरेशन। ओके, ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। तो इसका मतलब ये आपकी यूनिक वैल्यू है और ये आपकी यूनिक वैल्यू, क्योंकि एक एलिमेंट की बात करें। इसमें जब हम बाइनरी ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे तो इसमें भी क्या होगा, जो भी वैल्यू आएगी, लेट्स सपोज इसकी वैल्यू आ रही पी, तो पी भी क्या होगा, यूनिक होगा। क्यों, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, एक फंक्शन होता है। बाइनरी ऑपरेशन क्या है, ये आपका फंक्शन है। तो क्या फंक्शन कभी भी किसी एक इनपुट पे मल्टीपल वैल्यू दे सकता है, नहीं, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि फंक्शन के उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि अगर इस पे कोई भी वैल्यू देंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा यूनिक आएगा। फंक्शन के चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। तो यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, एक बार और इसको देख लेते हैं। एक्स की वैल्यू क्या है, ए इनवर्स स्टार बी। ए इनवर्स क्या है, किसी ना किसी एलिमेंट का इनवर्स है, और इनवर्स ग्रुप में हमेशा यूनिक होता है। और स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब फंक्शन, अगर हम ये यहाँ 2 वैल्यू लिए उस पर बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमेशा उसकी वैल्यू यूनिक आएगी। ये होता है इसका सेम इस तरीके से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। वाई ए विच इज इक्वल्स टू बी, तो यहाँ क्या करेंगे, वाई ए का मतलब वाई स्टार ए। इसमें अगर हम इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्टार ए इनवर्स। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई, वाई स्टार ई विच इज इक्वल्स टू बी स्टार ए इनवर्स। वाई स्टार ई क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू बी स्टार ए इनवर्स। सेम केस यहाँ क्या आपका ए इनवर्स यूनिक होगा, उसके साथ हम क्या करें, बाइनरी ऑपरेशन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या है, फंक्शन। तो y की भी वैल्यू यूनिक आएगी और x की भी वैल्यू यूनिक आएगी। तो यहाँ क्या है प्रॉपर्टी नंबर, द इक्वेशन ए एक्स विच इज इक्वल्स टू बी एंड वाई ए विच इज इक्वल्स टू बी हैव यूनिक सोल्यूशन। ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 7। ओके, सो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या लिखा है, केलर टेबल। केलर टेबल क्या होता है, बेसिकली बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ फाइनाइट ग्रुप। तो केलर टेबल हम सिर्फ फाइनाइट ग्रुप का ही डिजाइन कर सकते हैं, इनफाइनाइट ग्रुप का केलर टेबल पॉसिबल नहीं है। ओके, सो अब अगर आपको ये टेबल दी हुई है और टेबल के बाद ये कहा जा रहा है कि आपका केलर टेबल है, तो उसमें हमें कुछ चेक करने की जरूरत नहीं कि ये ग्रुप है कि नहीं है। डेफिनेटली आपका ग्रुप होगा। ओके, केलर टेबल का मतलब ग्रुप, उसमें हमें सारी प्रॉपर्टी चेक करने की जरूरत नहीं है कि क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, वो सब कुछ इसमें प्रेजेंट है। बस ये हमें ध्यान में देना है कि अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि द गिवन टेबल इज केलर टेबल, दैट मीन्स वो श्योरली ग्रुप है। तो अब इस टेबल का फायदा क्या है, इस टेबल से हमें क्या करना है, हम इससे आइडेंटिटी एलिमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं और इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं हर एक एलिमेंट का। पर यहाँ तो हम आइडेंटिटी एलिमेंट तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ना तो यहाँ प्लस है ना तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन है। ओके,
तो इसमें हम इनवर्स और आइडेंटिटी किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन देखो, अगर प्लस होता या मल्टीप्लिकेशन, तो प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता था और मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट 1, ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। लेकिन इसमें कहीं प्लस और मल्टीप्लिकेशन तो नहीं, ये सारे एलिमेंट हैं, ये बाइनरी ऑपरेशन दिए। अब देखो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ आपके इस पर्टिकुलर ये हेडिंग जो दी है, यानी ये जो रो ABCD है, इसमें हम क्या करेंगे, टेबल में चेक करेंगे सेम रो कहाँ रिपीट हो रही है। तो देखो सेम रो यहाँ रिपीट हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता था, A स्टार E विच इज इक्वल्स टू E स्टार A विच इज इक्वल्स टू A। तो ये क्या होता था आपका लेफ्ट आइडेंटिटी, ये क्या होता है राइट आइडेंटिटी। तो इस टेबल में भी आपका लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी दोनों सेम होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। देखो ABCD रो में इससे करस्पॉन्डिंग हमको मिल रहा है, ये क्या आपका आइडेंटिटी एलिमेंट लेफ्ट। अब यही ABCD देखो कॉलम में कहाँ रिपीट हो रहा है, तो देखो यहाँ कॉलम में रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका राइट आइडेंटिटी। अच्छा इस तरीके से, ओके। तो देखो दोनों वैल्यू सेम आ रही, A और A। तो इससे हमें पता चल गया कि यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आपका A है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमने कैलकुलेट कर लिया विच इज इक्वल्स टू A। ये तो हमें फाइंड आउट हमने कर लिया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इनवर्स सारे एलिमेंट का। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनवर्स का इक्वेशन क्या होता था, A स्टार A इनवर्स विच इज इक्वल्स टू A इनवर्स स्टार A विच इज इक्वल्स टू E। तो इसका मतलब E हमें मिल चुका A। तो अब इस टेबल में देखो जहाँ जहाँ A प्रेजेंट है उससे करस्पॉन्डिंग जो भी आपका कॉलम में या रो में लिखा हो वही उसका इनवर्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो A यहाँ पे है, ओके, एक A यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है और चौथा यहाँ पे है। फाइन। तो D का इनवर्स क्या मिला हमें, देखो D के रो में जाओ और इसका कॉलम चेक करो क्या है B। तो D का इनवर्स क्या आ गया आपका, D इनवर्स विच इज इक्वल्स टू B। C का इनवर्स हमको मिल गया, C का इनवर्स क्या है आपका C ही आ रहा है। B का इनवर्स क्या मिल रहा है D, B का इनवर्स क्या है D, A का इनवर्स A ही है। फाइन। और यहाँ से देखो सारे एलिमेंट हमें यूनिक मिले ADCB। तो ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रॉपर्टी की, हर एक एलिमेंट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है उनका इनवर्स क्या होता है, यूनिक होता है। तो इस टेबल की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स। और सो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एवरी रो एंड कॉलम हैज नो रिपीटेशन इन केलर टेबल। तो अगर आप कहीं भी केलर टेबल देखोगे तो उसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं मिलेगी। और दूसरी चीज़ केलर टेबल का मतलब ग्रुप ही है। तो अगर इस टेबल को देखें तो इसमें कहीं भी कोई रिपीटेशन नहीं मिलेगी क्योंकि ये केलर टेबल है। देखो ABCD BCD ये सारे एलिमेंट हर रो में डिस्टिंक्ट हैं। चेक करो इसमें भी कोई भी रिपीटेशन नहीं आ रहा है। कॉलम में चेक करोगे यहाँ भी कोई भी रिपीटेशन नहीं आएगा। फाइन। तो इसका मतलब कि कोई भी आपकी केलर टेबल गिवन है तो उसमें रो और कॉलम अगर चेक करेंगे तो कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। ये हो गया। अब इसमें क्या है, अब इसमें किस तरीके के क्वेश्चन है, मतलब देखो क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। लेट सपोज अगर ऐसे दिया हुआ है ABCD, ओके, और यहाँ लिख दिया ABCA, तो क्या हम इसको कह सकते हैं ये केलर टेबल कभी नहीं होगा, ओके, क्योंकि A देखो यहाँ क्या हुआ, इस रो में रिपीट हो गया, यहाँ A है फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे रिपीट हो गया। यही सेम चीज़ अगर इस तरीके से ABCA, तो देखो यहाँ पे रिपीट हो गया। ऐसा नहीं कि साइड जो है क्या इस तरीके से अगर दिया हुआ है तो रिपीटिशन का मतलब सिर्फ साइड बाई साइड है, नहीं, रिपीटिशन कहीं पूरे रो में हम चेक करेंगे। ये आपका ABCD इस तरीके से दिया हुआ, तो अगर यहाँ मिल गया साइड बाई साइड तो भी, या इस पूरे रो में कहीं भी मिल रहा है रिपीट, कोई भी एलिमेंट अगर रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब वो केलर टेबल नहीं है। तो अब इसका एडवांटेज क्या है, मतलब इसमें हमें किस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा विच आर द फॉलोइंग इज ग्रुप। इसमें लेट सपोज आपके पास चार ऑप्शन है 1 2 3 एंड 4, ओके। तो विच आर द फॉलोइंग इज ग्रुप, अगर वो केलर टेबल मेंशन है तो हमें कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, कि केलर टेबल का मतलब ही है एक ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी वो फॉलो करेगा। लेकिन इसमें पूछ दिया कि भाई आपके पास एक बाइनरी ऑपरेशन, लेट सपोज कोई एक सेट है, उससे करस्पॉन्डिंग बाइनरी ऑपरेशन है। अब हमें ये पता नहीं है कि ये ग्रुप है कि नहीं, हमें चेक करना है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। ये चारों हमें क्या करना होगा, चारों ऑप्शन में चेक करने का, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो क्या कर सकते हैं, ये जो आपका प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। लेट सपोज इस टेबल में, टेबल नंबर 1 में अगर आपका रिपीटिशन आ गया तो इसका मतलब ये आपका श्योरली ग्रुप नहीं होगा। सेकंड में रिपीटिशन आ गया, ग्रुप नहीं होगा। थर्ड में रिपीटिशन आ गया, ग्रुप नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो आपका फोर्थ ऑप्शन बचा, तो फोर्थ ऑप्शन तो करेक्ट हो ही जाएगा क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अब यहाँ से एक पॉइंट और डिराइव होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई एक
क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरीके से और पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुप, तो सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है कि उसमें अगर कोई रिपीटिशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो ग्रुप हो गया। अगर इस तरीके से कोई दिया हुआ टेबल उसमें कोई भी रिपीटिशन नहीं है तो हम उसको श्योरली नहीं कह सकते कि वो ग्रुप है, हमें चेक करना पड़ेगा। इसका रिवर्स अगर दिया हुआ कि अगर आपके पास कोई टेबल है उसमें रिपीटिशन है तो वो ग्रुप नहीं होगा। देखो ये वन वे थियरम है। वन वे थियरम का मतलब ये है कि इस तरीके से अगर दिया हुआ कि आपके पास कोई टेबल है उसमें रिपीटिशन है, ये आपके पास टेबल है उसमें अगर रिपीटिशन है तो पक्का ग्रुप नहीं होगा। लेकिन अदर वे इसका कॉन्वर्स नहीं ट्रू कि अगर आपको कोई भी जो है टेबल दी है उसमें कोई भी रिपीटिशन नहीं है, अगर कोई एक टेबल दी है उसमें अगर नो रिपीटिशन तो इसका मतलब क्या हम वो कह सकते हैं ग्रुप, मे और मे नॉट। ओके, मे और मे नॉट। आई होप ये बात समझ में आ गई। देखो एक बार रिपीट कर देना कि अगर आपके पास कोई एक टेबल है उसमें अगर रिपीटिशन है तो इसका मतलब वो ग्रुप नहीं है। एक टेबल गिवन है उसमें अगर कोई भी रिपीटेड एलिमेंट नहीं है तो हम श्योरली नहीं कह सकते वो ग्रुप, हमें चेक करना होगा चारों प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ क्या है कि अगर आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि चारों को चेक करना प्रॉपर्टीज़ ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, सो देखते हैं लास्ट प्रॉपर्टी, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है ये। इन केलर टेबल इफ आइडेंटिटी एलिमेंट ई अपीयर्स in off diagonal position, okay, then its mirror image position also E must appears। क्या मतलब, देखो इस टेबल से हम समझते हैं। ये आपकी केलर टेबल है, ओके, ये केलर टेबल आपकी गिवन है और इसमें डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, ये आपका डायगोनल एलिमेंट है, ये ओके, ये क्या है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, बाकी क्या है ऑफ डायगोनल। तो अगर आइडेंटिटी एलिमेंट केलर टेबल में कहीं ऑफ डायगोनल एलिमेंट पे प्रेजेंट है तो इसकी पोजीशन क्या होगी, BC। ओके, लेट्स सपोज इसको हम कर देते हैं 1 2 3 4 और इसको कर दिया 1 2 3 4। तो यहाँ E की पोजीशन क्या है, इसमें E की पोजीशन है 2 3। ओके, तो ये जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 3 2 पे भी प्रेजेंट होना चाहिए। 2 3 का मिरर इमेज क्या है, 3 2। देखो यहाँ भी आपका प्रेजेंट है। इसका यूज़ क्या है, क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे, सिंपली आपको एक केलर टेबल गिवन होगी जो कि इनकम्प्लीट होगी, उसको कहा जाएगा कि फिल करो। तो ये सारी प्रॉपर्टी यूज़ करके हम फिल करेंगे। देखो अब कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस किए, जितनी भी ग्रुप की प्रॉपर्टी डिस्कस की है उसका यूज़ करके ये हम टेबल फिल करेंगे। क्वेश्चन आया था, ये आपका क्वेश्चन ये दिया था, इतना ही सिर्फ फिल था और उसके बाद पूछ रहे सारी एंट्री फिल करके लास्ट रो की क्या जो है एंट्री है वो आप बताओ। देखो इसमें क्या है, अब इसको किस तरीके से फिल करेंगे। प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो यहाँ ABCD है, तो अब देखो इसमें ABCD यहाँ रिपीट हो रहा है तो इससे पता चल गया कि A क्या है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट, तो यहाँ से E हमको क्या मिल गया, A। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ कि आइडेंटिटी लेफ्ट और आइडेंटिटी राइट ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो ABCD जहाँ है A के करस्पॉन्डिंग यहाँ भी A है तो उसको कॉलम में भी लिख दो ABCD। अभी ये प्रॉपर्टी डिस्कस की है थोड़ी देर पहले। ओके, तो ये ABCD हमने फिल कर दिया। अब देखो ये आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ऑफ डायगोनल पे है, तो ऑफ डायगोनल क्या है यहाँ पे BD, तो क्या होगा आपका DB पे भी A आ जाएगा। देखो यहाँ हमने क्या किया, आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ देखो हमने कैलकुलेट कर लिया कि A है, तो अगर आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ ऑफ डायगोनल के किसी पोजीशन पे है यहाँ पे तो इसके मिरर इमेज में भी यहाँ आएगा। ओके, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्या क्या पोजीशन में चाहिए, यहाँ ये सारी चीज़ें हमें फिल करनी है। ओके, अब इसको किस तरीके से फिल करेंगे, तो अब देखते हैं ये आपका DA हो गया है। अब इसको फिल करने की कोशिश करते हैं इसको, तो यहाँ DA आ चुका है, यहाँ DA आ चुका है। तो अब इन दोनों के लिए पॉसिबिलिटी क्या होगी, या तो यहाँ पे B आएगा, देखो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, या तो BC आएगा या तो यहाँ पे BC आएगा। ओके, तो अब देखो तो C यहाँ तो आ चुका है इस रो में, तो क्या हम दोबारा यहाँ C लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, B। तो C तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। ओके, क्योंकि देखो अभी हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी डिस्कस की है कि कोई भी रो और कोई भी कॉलम कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, तो C यहाँ ऑलरेडी आ चुका है तो C यहाँ नहीं रख सकते। जितनी भी सारे परमुटेशन हम जो है कैलकुलेट करेंगे वो सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। अब देखो ये तो लास्ट ही बचा, तो DAB है, तो क्या बचा इसमें B और C, तो सिंपली क्या होगा यहाँ पे C आ जाएगा। ओके, तो ये फिल हो गया। अब अगर यहाँ C आ चुका तो सिर्फ एक ही एंट्री बची, तो क्या आएगा, DAC आ चुका तो B आएगा। फाइन, अब देखो अब कौन सी एंट्री फिल करते हैं, लेट्स सपोज इसमें से कोई भी फिल करते हैं, इसको देखते हैं। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या आएगी, इसमें C और B आ चुका है, C और B आ चुका है, तो क्या क्या आना चाहिए, A और D। ओके, तो A ऑलरेडी इस रो में आ चुका है तो सिर्फ क्या आएगा, D आ जाएगा। देखो कितना सिंपल है। अब यहाँ D आ चुका है तो बचा क्या है यहाँ पे A, तो A आ जाएगा। अब A आ चुका है, अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा B
तो क्या आ जाएगा सी, क्योंकि डी और ए आ चुका है, इसमें क्या बचेगा डी आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका फिल हो गया। पूछ रहा है लास्ट क्या आपका, तो डी ए बी सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो हमें प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम पूरी टेबल को फिल कर लेंगे। तो ये था आपका ग्रुप की प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके।